नमस्कार, खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में हाल ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जिसकी चर्चा गैरसैंण स्थित विधानसभा सदन में बजट सत्र के दौरान हुई। ये मुख्य रूप से नीति आयोग की ओर से जारी विकास सूचकांक से जुड़ा है, जहां उत्तराखंड ने देश में उच्च रैंक हासिल की है। वहीं सदन में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। कुछ संदर्भों में इसे पहला स्थान या टॉप रैंक के रूप में उल्लेखित किया गया है। सीएम धामी ने इसे गुड गवर्नेंस, पारदर्शी प्रशासन, जन कल्याणकारी योजनाओं और समावेशी विकास का परिणाम बताया। वो तिवारी जी पीछे क्या कहते थे, यूं तो यहाँ आने वाला हर कोई शख्स मेरे से बड़ा है, लेकिन मेरा कद भी कुछ कम नहीं। ये कहते थे, याद है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड को हाल के वर्षों में वित्तीय प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन एवं गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणीय राज्य के रूप में मान्यता मिली है। नीति आयोग की कुछ दिन पूर्व प्रकाशित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में रिपोर्ट 2023-24 में पुनः उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा गया है। रिपोर्ट में उत्तराखंड को उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों की श्रेणियों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग मुख्यतः राजस्व बढ़ोतरी, व्यय की गुणवत्ता, डेफिसिट मैनेजमेंट एवं ऋण प्रबंधन में सुधार का द्योतक है। अरुण जेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को विशेष दर्जा प्राप्त हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। महालेखाकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी हमने FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में निर्दिष्ट मानकों का पालन किया है। रेवेन्यू सरप्लस के स्टेटस को मेंटेन रखा है तथा हमारा फिजिकल डेफिसिट GSDP की निर्धारित सीमा के अंतर्गत है। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन विपक्षी विधायकों ने प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। सरकार की तरफ से मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया, जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का कहना था कि हरिद्वार से बीजेपी के सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। अवैध खनन हो रहा है। एक खनन पर इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और हरिद्वार से सांसद, उन्होंने ये बात लोकसभा में कही कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। एक दूसरा, इसी सदन के सदस्य अरविंद पांडे जी ने भी कहा कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसका परीक्षण कराया गया? और अगर परीक्षण कराया गया तो क्या अवैध खनन पाया गया या नहीं पाया गया? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का खनन को लेकर सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील है माननीय अध्यक्ष जी, और सरकार ने जितने ये मैकेनिज्म बनाया है खनन में, इसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष जी। 22-23 में 825 करोड़ रुपए राजस्व मिला माननीय अध्यक्ष जी। 23-24 में 800। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा। सुन माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सुन, मैंने ये नहीं पूछा। मैं तो एक पूछा, क्योंकि अगर इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार जो है लोकसभा में कोई बात उठाता है, उसका संज्ञान स्वाभाविक बात है सरकार ने लिया होगा। इसी तरीके से इसी सदन के सदस्य हमारे अरविंद पांडे जी, उन्होंने भी प्रश्न किया तो उसका संज्ञान भी सरकार ने लिया है। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि जो विषय उन्होंने उठाए हैं, क्या सरकार ने उसका परीक्षण किया? और किया तो क्या उसमें अवैध खनन पाया गया या नहीं पाया गया? अपनी इसलिए बहुत स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष जी, अवार्ड अपनी, इसलिए बहुत स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष जी, अवार्ड अपनी जगह है। एक महत्वपूर्ण विषय नाम आपका संरक्षण जी, एक महत्वपूर्ण विषय माननीय अध्यक्ष जी, मौतों पे अवार्ड की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए मंत्री जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मैंने आपको बताया कि खनन से 140 करोड़ रुपया इस साल हमें अभी तक राजस्व प्राप्त हुआ है। और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, एक और हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, जिसमें रुक जाओ भैया, 2023 में माननीय अध्यक्ष जी, कोई जवाब नहीं है।
माननीय अध्यक्ष जी 2017 से सरकार ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जिला खनिज फाउंडेशन की भी शुरुआत की माननीय अध्यक्ष जी। और आप लगा लीजिए जनवरी 2026 तक हम 576 करोड़ रुपये जिलों के माध्यम से विकास के कार्यों में भी खर्च कर चुके। तो ये अलग है माननीय अध्यक्ष जी, और जिला खनिज न्यास का जो हम पैसा करता है वो अलग है माननीय अध्यक्ष जी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हमारी इनकम पिछले विगत वर्षों के मुकाबले कई गुना बढ़ी है। माननीय जी, मैं आपके माध्यम से एक मिनट मान्य जो 4 जनपद है माननीय अध्यक्ष जी, 4 जनपदों में कौन सी निजी कंपनियां हैं जिन्हें 300 करोड़ रुपए में 305 करोड़ रुपए में यह व्यवसाय करने का खनन का काम सौंपा गया है, वो कौन सी कंपनियां हैं मैं आज जानना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, आपको मैं धमका सकता हूँ। भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम 69 में जो हम लोगों ने यहाँ पे बकायदा खनन के हेतु निविदा के माध्यम से मैसर्स कैलाश रिवर बेड को 4 जनपदों में रॉयल्टी कलेक्शन के लिए उसका चयन हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। तो ये बाकायदा निविदा का आधार पर हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। ठीक है, माननीय सदस्य ब्रिजभूषण गैरोला जी, वहाँ अब हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत अब हो गया, डंपर चल रहे हैं, माननीय जेसीबी चल सदस्य रही है, माननीय अध्यक्ष जी, फिटनेस भी जो है माननीय अध्यक्ष जी, 10,000 वाहन है गौला और नंदौर के माननीय ठीक अध्यक्ष है, जी। कृषि के इम्पोर्ट 10,000 रजिस्टर्ड वाहन है जिनकी फिटनेस 3 गुना बढ़ा दी है। प्रदेश खनन विरोधी प्रदेश है, गरीब विरोधी प्रदेश की सरकार है। गलत जवाब है, जवाब ही नहीं है आदरणीय अध्यक्ष जी। अरे किसान अपने खेत सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है, करना चाहता था उसको भी खनन में पकड़ लिया अवैध जाता। खनन में लिप्त है। अरे किसान अपने खेत से मिट्टी उठा करके अपने प्लॉट का भराव करना चाहता था, उसको भी पकड़ लिया जाता। माननीय अरे भाई, अध्यक्ष अपना जी, काम नहीं कर सकता, अपने खेत का समतलीकरण नहीं कर सकता मैं किसान, ये नहीं चलेगा पिछले भाई, सत्र में ये गलत नीति है आप लोगों प्रश्न की। करिए। देहरादून में जिला प्रशासन की कार्रवाई, घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर छापा लगा है। डोईवाला में 12 घरेलू गैस सिलेंडर फिलहाल जब्त किए गए हैं। विकासनगर में 2 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नियमों के खिलाफ काम हो रहा था और उनका उपयोग नियमों को ध्यान में रखकर नहीं हो रहा था, और प्रशासन ने कहा है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो ये अहम जानकारी घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर मिली है, जिसमें छापे लग रहे हैं अब अलग अलग जगह पर। डोईवाला में 12 घरेलू गैस सिलेंडर जो हैं वो जब्त किए गए हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा था, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर सरकार का साफ मानना है कि किसी भी तरीके से जो कीमतें हैं वो उछाल तो ले रही हैं, लेकिन घरेलू गैस की कीमतों में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन वहीं कुछ लोग जो ढाबा चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो इनका उपयोग कर रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, और इसको लेकर सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने जब छापा मारा तो डोईवाला में ही सिर्फ 12 घरेलू गैस के सिलेंडर जो हैं वो जब्त किए गए हैं। तो गैस को लेकर के सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, कहीं भी किसी तरीके का अवैध भंडारण ना हो। और जो ये काम हो रहा है, क्योंकि सरकार का मानना है पहले घरों में गैस पहुंचाई जाए, किसी तरीके की दिक्कत घरेलू या परिवारों को ना होनी चाहिए सिलेंडर्स को लेकर के। उसके बाद सरकार का मानना है कि रेस्टोरेंट हो या फिर होटल या फिर जो और ढाबे चल रहे हैं जहां पर व्यावसायिक तौर पर सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है। तो देहरादून जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। जो अवैध भंडारण हो रहा है, ब्लैकिंग हो रही है, तो ब्लैक में कई बार सिलेंडर जो है बेच दिए जाते हैं, लोग पहले से स्टोर कर लेते हैं, और यही कारण है कि जो गैस एजेंसियां हैं वहां पर भंडारण के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन सरकार ने जो 21 दिन की जो तिथि थी अब उसको बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, और उसमें भी आप घरेलू गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस तमाम सामने आ रहे हैं जहां पर गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तो लोग जो हैं कई बार एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीदने के लिए भी गैस एजेंसी पर जा रहे हैं, और यही कारण है कि कुछ जगहों से ब्लैक की खबरें भी आ रही हैं, अवैध भंडारण की खबरें आ रही हैं, और इसको लेकर प्रशासन लगातार सजग है। और चलिए रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड एसटीएफ की 24 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियारों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3
लोडेड तमंचे और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो कानून को हाथ में लेने वाले और कानून को धत्ता बताने वालों पर अब जमकर कार्रवाइयां हो रही हैं। रुद्रपुर पुलिस और एसटीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगातार उत्तराखंड पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहां पर भी सक्रिय जो गैंग है उसका नेटवर्क ध्वस्त करने की लगातार कोशिशें पुलिस कर रही है। दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जानकारी है, जहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इन 2 आरोपियों पर हत्या के प्रयास के मुकदमे भी दर्ज हैं। तो एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार कानून व्यवस्था को पटरी पर चलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार अपनी जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी हुई है। लगातार चेकिंग होती है और जो खुफिया तंत्र है उसकी मदद से ऐसे लोगों तक पहुंचा जाता है और उसके बाद उनकी धरपकड़ होती है। यही कारण है कि 2 हार्डकोर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 3 तमंचे और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी समीन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। साथ ही गैस वितरण से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। जो ऑयल कंपनीज हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्रवर्तन दल हेडेड बाय एसडीएम, सीओ और जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं वो निरंतर निगरानी बनाए रखे हैं। कहीं पर भी कोई इनपुट आता है हमारे होर्डिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का या डाइवर्जन का, तो उस पर ऑन द स्पॉट हमारे बीएनएस और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मुकदमे दर्ज करते हुए सारे स्टॉक को सीज कर लिया जाएगा और उसका वितरण फिर हमारे सप्लाई ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए ये सभी ऑयल कंपनीज और एजेंसीज को वार्न किया गया है कि इस पर कड़ी निगरानी रखें। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने झबरेड़ा थाने में आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेन देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात सामने आई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उनसे संपर्क भी कर लेंगे और थाना मोबाइल सबका राउंड लेके चौकी इकबालपुर थाना जबरेड़ा यहाँ पे एक ये आरोप लगा था। एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की एक संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया। तो देखा आपने किस तरीके से खनन का एक ऑडियो वायरल होता है, जिसके बाद पुलिस किस तरीके से एक्शन कर रही है। हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से अभी पुलिस के अधिकारी जानकारी भी दे रहे थे कि खनन हो रहा था अवैध और उसको लेकर एक ऑडियो वायरल होता है, उसके पीछे की क्या कहानी है और क्या कितने लंबे समय से माना जाए कि यहाँ पर अवैध खनन का काम लगातार चल रहा है? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, जो शिकायतकर्ता थे वो लगातार जो है सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी कर रहे थे। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद एक बीते दिन रात को उन्होंने तुरंत सीएम हेल्पलाइन पर फोन किया, तो सीएम हेल्पलाइन से ये कहा गया कि आपकी कॉल को अगर आप तुरंत कार्रवाई चाहते हैं तो 112 पे कनेक्ट किया जाता है। तो 112 पे जब पुलिस से कॉल को कनेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद ये देखा गया, जो मामला सामने निकल करके आया कि जब जो शिकायत करता था, पुलिस वाले जो थाने के लोग थे, वो चौकी प्रभारी से जो थे, तो शिकायतकर्ता को ही खनन माफिया समझ बैठे और उसको
फोन करके उन्होंने खनन बंद करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता के पास जिस तरीके से जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होने के बाद जब हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के संज्ञान में पूरा मामला आया, तो उन्होंने प्रथम दृष्टया की जांच के बाद जिस तरीके से ये देखा गया कि उन्होंने इकबालपुर पूरी चौकी को ही पूरे 6 लोगों को, स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। चलिए प्रवेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पौड़ी में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की अपर्याप्त आपूर्ति के चलते होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। व्यावसायिक सिलेंडरों का वितरण अस्थायी रूप से रोक दिए जाने से होटल व्यवसाय प्रभावित होने लगा है। होटल संचालकों का कहना है कि फिलहाल वे अपने मौजूदा गैस स्टॉक से किसी तरह काम चला रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उपलब्ध गैस खत्म नहीं हो जाती तब तक होटल और रेस्टोरेंट का संचालन जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो होटल व्यवसायिक हैं, हमें जो है कॉमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता होती है और हम गैस एजेंसी में जा रहे हैं, कह रहे हैं आगे से नहीं आ रही, उपलब्ध ही नहीं है। तो हमारे पास रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब सवाल होता है कि हम यदि रेस्टोरेंट बंद करेंगे तो मेरे साथ जो मेरे कर्मचारी हैं, जिनके मतलब परिवार चलते हैं, मेरा परिवार चलता है, उन लोगों का क्या होगा। तो मैं कल हमारे मंत्री महोदय ने भी सदन में बोला है कि जलावर लकड़ी का हम उपलब्ध कराएंगे। तो मैं उसी सिलसिले में जिलाधिकारी महोदय के पास गया था कि तत्काल हमें जो है लकड़ी की व्यवस्था कर दे। मेरे पास तो उसकी जलाने की व्यवस्था है। जब गैस नहीं आ रहे हैं, उपलब्ध नहीं है, तो ठीक है भाई, प्रशासन ने भी कहाँ से देना है। तो हम उसका जो विकल्प है वो मेरे हिसाब से इस समय जलावर लकड़ी है। और जो होटल वाले के पास इसकी व्यवस्था हो सकती है, जला सकता है, तो उसको ये देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो लोग कहाँ खाना खाएंगे। मेरे पास सिलेंडर इस समय 2 शेष बचे हैं जो कॉमर्शियल हैं। छोटे सिलेंडर तो यूज होते नहीं होटल पे। और अभी कम से कम 2-4 दिन, ज़्यादा हार्डली 2 दिन का स्टॉक बचा है। उसके बाद शायद मुझे होटल कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा। जब तक हमें सिलेंडर उपलब्ध ना हो पाई कॉमर्शियल, तब तक के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद ये हो पाएगी। फिर प्रभावित होंगे ही, कम से कम 8-10 लड़के हैं मेरे पास, प्रभावित तो होंगे ही। अब क्या करें, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर गैस खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तब फिलहाल 2-4 दिन तो हमें बंद करना ही पड़ेगा जब आएगा नहीं, या फिर कुछ ऐसे सामान देने पड़ेंगे जो ओवन के थ्रू थोड़ा हो जाए, चल जाएं। मैं यही कर सकते हैं। हमारे पास इस समय वर्कर तो 10 हैं, है ना। उनका खाना भी हम कमर्शियल सिलेंडर से ही बनाते हैं। और कमर्शियल सिलेंडर हमको कल मिले थे 2, और ये लास्ट हैं। इसके बाद आज के बाद से फिर मिलने नहीं हैं, क्योंकि वहाँ से बोल दिया गया है कि अब सिलेंडर जो है कि मेन जहाँ जो सरकारी मैसें हैं वहाँ पर दिए जाएंगे। तो हमारे पास अब जो आज और कल का है सिलेंडर बचे हुए हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद हमें तो होटल बंद करना पड़ेगा, है ना। और कमर्शियल हमारे जो चलते हैं खाना, और हमारा जो कर्मचारियों का है वो भी इसी में बनता है। तो फिर उसके बाद तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी बहुत। फिर हम तो अपना स्टाफ के लिए भी खाना कहाँ से बनाएंगे, उसकी भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी जो फिलहाल जो हमें जानकारी दी गई है कि जो कमर्शियल सिलेंडर आएंगे तो फिलहाल अभी जो है कि मैसों में दिया जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट की मैस हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है या गुड़दौड़ के जो कॉलेज है या हॉस्पिटल है या और जो अन्य मैसें हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं, वहाँ दिए जाएंगे। कमर्शियल नहीं दिए जाएंगे। और जो छोटे वाले हैं घरेलू सिलेंडर, वो हमको दिए नहीं जाएंगे होटल में। हमारे जो यहाँ पर दीपक काला जी हैं, उनके होटल में आया हूँ, परंतु मेरे को यहाँ पर खाना नसीब नहीं हुआ। तो जो उन्होंने अपने लिए खाना बनाया था, कढ़ी चावल, वो मुझको भी खिलाया है कि भाई आप हमारे मित्र हो, आप इसी को खाओ, क्योंकि सिलेंडर की किल्लत है, गैस की किल्लत है। तो इसलिए हम भी सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उसकी घोर निंदा करते हैं कि भाई होटलों में अवेलेबल गैस होनी चाहिए, ताकि जो ग्राहक हैं जो दूर दराज से, जैसे हम आए हैं बहुत 60-70 किलोमीटर दूर से आए हैं, पर यहाँ खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे जाएंगे। और हम सभी दूर क्षेत्र जैसे नैनी डांडा हो गया, कोटदार हो गया, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो वो भी तो भूखे जाएंगे। तो मैं तो शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि भाई होटल व्यवसाय जो भी हमारे भाई लोग हैं उनको गैस उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारी जो जनता है, जो बाहर से आए लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, वो यहाँ पर सुचारू रूप से खाना खा सके। हमारे यहाँ 3,26,000 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के कनेक्शन है
और अभी हमारे यहाँ आपूर्ति सामान्य है और जो हमारे सेल्स ऑफिसर हैं, चाहे डिपो इंचार्ज हैं, उनसे हम लगातार समन्वय करा रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। कहीं भी जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त जनपद वासियों को ऐसे अपील करता हूं कि पैनिक ना हो। आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए, फ़ोन से कराइए, अगर फ़ोन से नहीं है व्हाट्सएप से कराइए, आपके पोर्टल से करा सकते हैं, आप अपने ऐप के माध्यम से करा सकते हैं। ये कई तरीके हैं जिनसे आप बुकिंग कराइए। बस थोड़ा सा पीरियड, जो पहले 21 दिन का टाइम पीरियड था वो फ्रेम बढ़ के 25 दिन हो गया है, तो 25 दिन बाद आपको बुकिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे और आप बुकिंग कराइए तो आपको बुकिंग के अनुरूप गैस आपूर्ति की जाएगी। अभी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। पहले भी बताया गया था कि हमारे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है। जो घरेलू गैस के सिलेंडर जाते हैं उनकी जिनकी बुकिंग है उनको लगातार मिल रहा है, परंतु जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनमें प्राथमिकता के तौर पर अभी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्राथमिकता दी जा रही है और रिमेनिंग को अभी लो प्रायोरिटी पे रखा गया है, क्योंकि ये कमर्शियल की मैं बात बता रही हूँ। और इसके अतिरिक्त डोमेस्टिक की स्थिति बिल्कुल ठीक है और उसमें हम लोगों ने डेली मॉनिटरिंग के लिए भी फॉर्मेट्स वगैरह कर रखे हैं, तो उसके अनुसार भी आज भी जो सूचना आई है उसमें भी डोमेस्टिक की हमारी जो सिलेंडर्स की आपूर्ति है या जो वितरण है वो बिल्कुल सामान्य है। तो और आगे भी इसके ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी हम लोग विचार करें कि हम लोग डीजल भट्टी आदि का को ज़्यादा और प्रमोट करें या फिर जो ऑल्टरनेट लकड़ी आदि की व्यवस्था है वो सब करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे जो व्यवसायी हैं, जो होटल ओनर्स हैं, उनके भी व्यवसाय पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। चारधाम यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर परिसर को आकर्षक वॉल वॉशर लाइटिंग से सजाया गया। आधुनिक तकनीक से स्थापित की गई रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर परिसर रात के समय अत्यंत भव्य और मनमोहक दिखाई दे रहा था। शाम ढलते ही मंदिर परिसर में जगमगाती रोशनी का दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोगों ने ये इसके लाइटिंग के लिए एक प्लान बनाया था और जो हमारे पर्यटन अधिकारी और एसडीएम के माध्यम से फिर हम लोगों ने उसका पूरा प्रेजेंटेशन भी बनाया और उसमें जो हमारी वॉल वॉशर लाइट्स होती हैं उस प्रकार की लाइट्स वहाँ पे स्थापित कर ली गई हैं। तो अभी लगभग एक हफ्ते पहले वो काम कंप्लीट भी हो चुका है और उससे हमारे जो रात में जो गुजरने वाले यात्री हैं वो कई बार मतलब वहाँ पे उतना ध्यान नहीं जाता था, तो अब वो रात में भी एक अच्छे जो हमारा रिलीजियस सेंटर है उसके रूप में और ज़्यादा उभरेगा। जिनको नहीं भी पता है कि वहाँ पे कोई मंदिर है उनको भी कम से कम उन्हें ये पता भी चलेगा और इसके साथ में हम लोगों ने बोर्ड आदि भी वहाँ पे और अट्रैक्टिव लगाने के लिए कर रखा है, तो वो बोर्ड भी तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाले पर्यटक हैं वो और ज़्यादा आकर्षित भी होंगे उधर और ज़्यादा वहाँ पे सुविधाओं का विस्तार भी किया जाए। और चलिए फिलहाल इस खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।